जय श्री राधे फ्रेंड्स। रोशनी में अगस्त का चेहरा दिखाई दे रहा था। शुभी लेटी हुई थी तो एकदम से उठकर बैठ जाती है और दरवाजे की तरफ देखती है। बिजली की चमकती हुई रोशनी में अगस्त का चेहरा इस वक्त किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे आग जल रही थी। चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा भयानक थे। अगस्त को यहाँ अपनी ओर आता देखकर शुभी को घबराहट होने लगती है। वह बिस्तर से खड़ी हो जाती है। अगस्त तुम आ गए। शुभी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती। अगस्त धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। वह शुभी की तरफ आ रहा था। पता नहीं क्यों उसके हर बढ़ते कदम के साथ शुभी के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा घबराहट और तेजी से बढ़ रही थी। जल्द ही तेज हवाएं चलने लगती है, जोर से बिजलियां कड़कने लगती है और ऐसा लगता है जैसे किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। खिड़की के पर्दे उड़ रहे थे। अगस्त धीरे धीरे शुभी के करीब आ रहा था। अगस्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो आज लेट आने वाले थे ना, फिर इतना जल्दी कैसे? शुभी देखती है कि अगस्त पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। वह बोल रही थी लेकिन अगस्त कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसके फेस के एक्सप्रेशन वही थे, बिल्कुल नहीं बदले थे और उसके कदम लगातार शुभी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शुभी का गला सूखने लगता है। वह अपना सलाइवा गटक जाती है और अपने कदमों को पीछे करने लगती है। अगस्त जो अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, उसके दिमाग में अब भी अनामिका की कई बातें गूंज रही थी। उसका हर एक शब्द घंटे की तरह उसके सर में बज रहा था। उसके शब्दों ने अगस्त के अंदर के डेविल को ट्रैकर किया था, जिसे वह कभी जगाना नहीं चाहता था। और ऊपर से ड्रग्स के नशे में तो सोने पर सुहागा वाला काम कर दिया था। उसके गुस्से को 10 गुना तक बढ़ा दिया था। अब अगस्त नहीं था, कुछ और ही था। एक डेविल जो उसके अंदर सो रहा था, अब अचानक से जाग चुका है। शुभी पीछे हटते हटते एकदम से दीवार से लग जाती है। वह थोड़ी कड़क होकर खड़ी हो जाती है। जब अगस्त उसके करीब आता है तो उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। शुभी के माथे पर पसीना आने लगता है। धीरे से अगस्त का हाथ ऊपर उठता है और वह एक ही झटके में शुभी की गर्दन को अपने हाथ से पकड़ लेता है। शुभी की आंखें बाहर निकल जाती है। वह अगस्त के हाथ की पकड़ को छुड़वाने लगती है। अगस्त ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। शुभी हाथ की पकड़ को ढीला करने में अपनी पूरी कोशिश लगा देती, लेकिन अगस्त के हाथों की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि उसके हाथ की नसें एकदम से ऊपर आ जाती हैं और साफ साफ दिखाई देने लगती है। शुभी का चेहरा एकदम से सफेद पड़ चुका था। उसका सारा खून सूख गया था, जैसे उसे सांस आना तक तकरीबन बंद होने लगी थी। उसका दम घुटने लगा था। अब उसके शरीर की ताकत और भी कम हो गई थी और वो अगस्त की पकड़ को बिल्कुल भी छुड़ा नहीं पा रही थी। एक झटके में अगस्त उसे बिस्तर पर फेंक देता है तो शुभी को तुरंत सांस आती है और वह जोर जोर से खांसने लगती है। वह अपनी गर्दन को मसलती है। उसे लगता है जिसे आज तो अगस्त उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी सांस न रुक जाए। वह बहुत हैरान और घबराहट के में अगस्त की तरफ देखती है कि अचानक उसे क्या हो गया। शुभी नहीं समझ पा रही थी कि अगस्त एक शैतान की तरह कैसे रिएक्ट कर रहा है। वह देखती है कि अगस्त अब भी उसके पास आ रहा है। शुभी पीछे हटने लगती है। नहीं अगस्त प्लीज नो। कुछ महसूस कर शुभी के रोंगटे खड़े होने लगते। उसे पता नहीं क्यों अब यह लगने लगता है कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे खत्म करने के लिए काफी होगा। शुभी वहां से भागने लगती है, लेकिन अगस्त उसे पकड़कर फिर से बिस्तर पर फेंक देता है। शुभी के बाल बिखर जाते हैं और घबराहट और ज्यादा तेज हो जाती है। माथे पर और भी ज्यादा पसीना आ जाता है। अगस्त तुम ये क्या कर रहे हो? शुभी बचकर निकलना चाहती थी, लेकिन वह समझ चुकी थी कि वह नहीं बच सकती। अगस्त अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। शुभी की सांसें तेज होने लगती हैं। उसके बाद अगस्त शुभी के करीब आता है और एक झटके में उसके कपड़े को जोर से फाड़ देता है। शुभी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। उसकी सांस जैसे हलक में अटक जाती है। उसके बाद अगस्त शुभी के कंधों को कस के पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही डार्क आवाज में बोला, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। यह बोलकर अगस्त एक सेकंड भी वेट नहीं करता और शुभी पर जानवरों की तरह टूट पड़ता है। शुभी की चीख निकल जाती है। आह! बाहर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और बिजलियां तो इतनी ज्यादा कड़क रही थी कि मानो बेसब्र हो रही हो किसी पर टूटने के लिए। बाहर की बारिश और बिजलियों के शोर में, बादलों की गर्जन में सभी शुभी के चीखने की आवाज मिक्स हो जाती है, पर उसके दर्द भरी चीख से कमरे के दीवार तक हिल जाती है। कुछ घंटे बाद जब बारिश का थमना बंद हो जाता है, सिर्फ कुछ बूंद टपक टपक की आवाज करते हुए जमीन पर गिरती हैं। हवाएं एकदम शांत हो जाती हैं। बिजली का कड़कना एकदम से बंद हो जाता है। बिस्तर पर पड़ी शुभी आंखें खोले हुए छत की तरफ देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर लाल नीले बहुत से निशान पड़ चुके थे। आंखें बिल्कुल पत्थर की तरह लग रही थी, यहाँ तक कि होठ के एक कोने से खून भी निकलना शुरू हो गया था। अगस्त कमरे से जा चुका था, लेकिन शुभी अब भी एक जिंदा लाश की तरह बिना शरीर पर किसी कपड़े के बिस्तर पर ऐसे पड़ी थी जैसे वह नहीं उसका मरा हुआ शरीर है। वह सच में मर चुकी थी। उसके शरीर पर जख्मों के इतने निशान बन चुके थे कि गिन पाना मुश्किल था।
अगली सुबह अगस्त के सर में तेज दर्द के साथ उसकी आंखें खुलते हुए नीचे हॉल में था। काफी सुबह हो गई थी और उसकी आंखें जरा थोड़ी देर से खुली। वह कंबल में सो रहा था, पर यहाँ क्यों? अगस्त को सर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसका सर फटने लगा था। आह, ये क्या हो रहा है? मेरे सर में इतना तेज दर्द क्यों? अगस्त अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है। उसके सर में जैसे तोपें चल रही थी। तभी मदन काका वहां आते। अगस्त बेटा, तुम्हें होश आ गया? अब कैसा लग रहा है? अगस्त अपने सर को जोर से मसलते हुए बोला, सर में बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है काका, पता नहीं क्या हो गया अचानक। मदन काका ने जवाब दिया, कल रात तुम नशे में थे, शायद इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लेकर आता हूँ और सर दर्द की दवाइयां भी। तभी अचानक अगस्त को कुछ याद आता है। काका, एक मिनट। मदन काका पलटकर अगस्त की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर हल्के से उदासी भरे एक्सप्रेशन थे। अगस्त मदन काका से बोला, काका मैं रात को यहाँ कब आया? क्या मैंने ड्रिंक कर रखी थी? मदन काका ने थोड़ी उदासी भरी आवाज में जवाब दिया, हाँ शायद बहुत ज्यादा। जब तुम घर पर आए तो मैं तुम्हें 3-4 बार आवाज दी, पर तुमने नहीं सुना, तुम ऊपर चले गए। उसके कुछ देर बाद यह बोलकर मदन काका चुप हो जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। मदन काका की आवाज सुन अगस्त अपने आईब्रोज को सुकेड़ लेता है। कुछ ही देर बाद मदन काका जब फिर से कुछ नहीं बोलते तो अगस्त को थोड़ी अजीब फीलिंग आने लगती है। वो सोफे पर खड़ा होकर बोला, काका कुछ देर बाद क्या हुआ? मदन काका हिम्मत करके अगस्त की तरफ देखते हुए बोले, तुम अपने कमरे में गए थे, उसके देर बाद शुभी बिटिया के बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कई देर तक वह आवाज आई, फिर शांत हो गया। तुम यहाँ पर आए और यहीं सोफे पर सो गए। मदन काका की बात सुनकर अगस्त अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम जाता है। उसकी धड़कनें एकदम से तेज होने लगती हैं। अगस्त धीरे धीरे याद करने की कोशिश करता है। अनामिका ने उसे ड्रिंक दी थी जबकि वो मना कर रहा था। 2-3 पैक पीने के बाद उसे बहुत हल्का सा याद आता है कि अनामिका उसे घर छोड़कर गई। वह कुछ बोल रही थी, पर पता नहीं क्या। अगस्त को ठीक से कुछ भी याद नहीं आया था। फिर उसे याद आता है कि वह घर आया था अपने कमरे में। कहीं उसने फिर से सुबह के साथ नशे की हालत में। अगस्त के कदम एकदम लड़खड़ाने लगते हैं। वह फिर से सोफे पर गिर जाता है। वो सोफे पर बैठा हुआ था एक पत्थर की मूर्ति की तरह। वह अपने मन ही मन में सोचते हुए बोला, कहीं मैंने। हिम्मत करके अगस्त सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे की तरफ देखता है। उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी। उसे घबराहट हो रही थी और गिल्ट भी। शायद वह समझ चुका था कि कल रात उसने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। क्यों? इतना कंट्रोल करने के बाद भी क्यों और कैसे? ऐसा कैसे हो गया कि उसने वह सब कुछ किया होगा और उसे याद तक नहीं आखिर उसने क्या किया होगा शुभी के साथ। अगस्त जब दिमाग पर जोर डालता है तो उसे हल्की हल्की चीजें याद आने लगती हैं। उसे हल्का सा याद आता है उसका शुभी पर हावी होना। उसे हल्का हल्का याद आता है शुभी का चीखना चिल्लाना। अगस्त को इतना तेज सर दर्द होता है कि वह अपने सर को कस के अपने हाथों में पकड़ लेता है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। नहीं, क्या किया होगा मैंने? मैं ऐसा नहीं किया होगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया होगा। अगस्त अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, तसल्ली देने की कोशिश करता है, पर कहीं ना कहीं उसका दिल भी ऐसा मान चुका था कि वह खुद को सिर्फ झूठी तसल्ली दे रहा है। कुछ तो किया है उसने और बहुत कुछ भयानक, बहुत बड़ा, दिल दहला देने वाला। मदन काका वहां से चले जाते हैं और अगस्त अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमकर बैठा रहता है। मैंने क्या किया फिर से उसके साथ? यह सब क्यों? कैसे? मैं इतना होश कैसे खो बैठ सकता हूँ? मैं कैसे उसके साथ? अगस्त खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा था, समझा नहीं पा रहा था। वह तो खुद को यकीन भी नहीं दिला पा रहा था। उसे खुद इस बात का पता नहीं था कि सब कुछ कैसे हो गया, पर वह जरूर समझ गया था कि जरूर कल रात उसने कुछ ऐसा किया है कि शुभी को दर्द देने की शायद उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। हल्की सी जो भी झलक याद आ रही थी उन सब में सुबह की हालत देख अगस्त के ऊपर से नीचे तक कांप जाता है। वह खड़ा होकर बेचैनी में इधर उधर चक्कर काटने लगता है। खुद को समझाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसका दिल है कि समझने को तैयार नहीं होता। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं क्या करूं? क्या जाकर उसे सॉरी बोलूं? हालांकि अगस्त सब कुछ पहले भी कर चुका था, पर बाद में उसने डिसाइड किया कि अब वह यह सब दोबारा नहीं करेगा। उसका जमीर हमेशा उसे इस चीज के लिए कचोटता रहता है। जितना हो सके खुद को शुभी से दूर रखने की, उसके सामने ना जाने की कोशिश करता था, उससे कभी बात नहीं करता था। तो ऐसा क्या हो गया कि फिर उसने यह सब कुछ किया? अगस्त का गला सूखने लगता है। वह सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ नजर गड़ाए खड़ा रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, कैसे करे और कैसे सुबह को फेस करे। पता नहीं किस हाल में होगी और वह किस हाल में होगी वो, और क्या बोलूंगा उससे जाकर, कैसे माफी मांगूंगा, क्या मांग पाएगा और क्या वह माफ कर पाएगी? अगस्त हिम्मत करके अपने आप से बोला, मुझे जाना होगा, मुझे देखना होगा कि वह ठीक है या नहीं। 2-3 गहरी सांस लेकर अगस्त अपने कदमों को अपने कमरे की तरफ बढ़ाता है। उसके कदम आज बहुत भारी लग रहे थे।
एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठाए जा रहे थे। जैसे जैसे उसके कदम कमरे के नजदीक जा रहे थे, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उसकी घबराहट भी। वो अपने आप को तैयार कर रहा था आगे जो भी कुछ होने वाला था उसके लिए। वह जानता था कि उसने कल रात कुछ ऐसा किया है जिसे वह खुद फेस नहीं कर पाएगा। कमरे के पास पहुंचकर अगस्त कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वह देखता है कि कमरे का दरवाजा बंद है। वह हिम्मत करके अपने आप को हिम्मत देकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह लगातार 3-4 बार खटखटाता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। तो बोल पड़ता है, शुभी प्लीज ओपन द डोर, दरवाजा खोलो प्लीज। लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता और वह दरवाजा नहीं खुलता। इतनी देर से आवाज लगाने पर भी दरवाजा ना खोलना देखकर अगस्त की बेचैनी थोड़ी बढ़ जाती है। शुभी प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। शुभी प्लीज ओपन द डोर। दरवाजा कई बार खटखटाने पर भी वह खुलता नहीं तो अगस्त को कुछ अजीब सा लगने लगता है। मदन काका वहां आकर अगस्त से बोले, क्या हुआ बेटा? अगस्त थोड़ी टेंशन भरी आवाज में बोला, कुछ नहीं बोल रही, दरवाजा भी नहीं खोल रही। अगस्त लगातार खटखटाता है पर अंदर से दरवाजा नहीं खुलता तो उसे कुछ गलत होने की फीलिंग आती है। मदन काका अगस्त से बोले, बेटा हो सकता है उसने जानबूझकर दरवाजा बंद किया हो, वह नहीं खोलना चाहती हो। अगस्त मदन काका से बोले, लेकिन उसे खोलना पड़ेगा, वो ऐसे दरवाजा बंद नहीं कर सकती। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मदन काका, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। मदन ने अगस्त से कहा, पर वह अगर नहीं खोल रही तो हम कैसे खोलेंगे? उसने दरवाजा अंदर से बंद किया है। अगस्त फिर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है और लगातार शुभी का नाम चिल्लाता है। इस बार उसकी टोन थोड़ी कमांडिंग हो जाती है। शुभी दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। आई सेड ओपन द डोर, अभी के अभी। देखो अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुभी मैंने कहा दरवाजा खोलो। ऐसा करने के बाद भी दरवाजे में कोई हलचल नहीं होती, वह ऐसे ही बंद रहता है। शुभी दरवाजा नहीं खोल रही, कुछ गड़बड़ है, मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अगस्त 4 कदम पीछे लेता है और फिर एकदम से एक इतनी जोर की लात मारता है कि दरवाजे की हालत पंचर हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खोलते ही अगस्त और मदन काका थोड़ी घबराई हुई से भागकर अंदर आते तो अंदर का नजारा देखकर दोनों की सांस जैसे उनकी हलक में ही अटक जाती है। सुबह नहीं, 3-4 मंजिल के बड़े से आलीशान बंगले में अयाना हाथ में पानी की बाल्टी तो बड़े से डंडे के साथ पोछा लगा रही थी। वो ऊपर की 2 मंजिल बिल्कुल साफ कर चुकी थी, अब बारी 2nd फ्लोर की थी। ये मंजिल बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस डेविल का रूम यहीं पर था, वो डेविल जिसने उसे ये सजा दी थी। अयाना सुबह 4 बजे से उठकर अपने काम में लगी हुई थी और अब दीवार पर लगी हुई घड़ी से बात कर रही थी कि सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। लग भी नहीं रहा था कि इतनी जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ उसने आधे बंगले की ही सफाई की है, आधी अभी बाकी है। अयाना थककर चूर हो चुकी थी, उसे बहुत थकान हो रही थी और उसके दोनों पैरों में काफी दर्द भी हो रहा था क्योंकि इस डेविल ने उसे अच्छी खासी एक्सरसाइज करवा ली थी। इन सब के बावजूद भी अपने दर्द को लेकर अयाना को अपनी यह बाकी की सजा पूरी करनी थी। उस डेविल में तो जरा भी रहम नहीं है। अयाना को देखकर यह साफ कहा जा सकता है। वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाती हुई अयाना वहां पर अपना काम कर रही थी। बस सिर्फ एक मौका मिल जाए, मुझे इस कबीर डोगरा का किस्सा खत्म कर दूंगी मैं। आखिर अपने आप को समझता क्या है और इसने मुझे क्या समझ रखा है, नौकर बना के रख दिया है मुझे अपने घर की। यह सब बड़बड़ाती हुई अयाना हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर आगे बढ़ रही थी और जमीन पर गीला पोछा लगा रही थी। वह जहां से भी पोछा लगाकर गुजर वहां का पोछा अभी तक सूखा नहीं था कि 2 बॉडीगार्ड आपस में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हुए वहां से गुजरते हैं। उनके जूते पर जोर से पोछा लगाए हुए फर्श पर थोड़ी मिट्टी लग जाती है, जिसे देख अयाना गुस्से में तमतमा जाती है। पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? अभी अभी वहां से पोछा लगाया है, थोड़ी ही देर बाद नहीं आ सकते थे? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस घर की नौकरानी हूँ जो सारा दिन इस घर का काम करती रहूंगी? चुपचाप मुझे मेरी सजा कंप्लीट करने दो, वरना यहीं डंडा उठाकर तुम दोनों के सर पर मारूंगी, समझे? इतना ज्यादा तेज आवाज में गुस्से में बोलने पर अयाना की सांस थोड़ी तेज हो जाती। दोनों बॉडीगार्ड हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं, 2 सेकंड 5 सेकंड देखते हैं और उसके बाद उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके फिर उसी जगह से गुजर जाते हैं। अयाना का ऐसा मन कर रहा था कि वह अपना सर जोर से दीवार में मारे। सब लोग उसे ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं। फिर फाइनली 2-3 गहरी सांस लेकर अयाना फिर से वहां की सफाई करती है और अपने काम में आगे बढ़ती जाती है। तभी उसके हाथों में आइसक्रीम और दूसरे हाथ में डॉल सिंड्रेला को लिए अलीशा वहां पर आ जाती है। अयाना को गुस्से में देख उसके पास आ जाती है, अयाना दीदी, अयाना दीदी। अयाना पलट कर देखती है तो उसके पीछे मासूम सी अलीशा खड़ी हुई थी। अलीशा को देखकर अयाना के चेहरे पर हर हाल में नरमाहट छा जाती है।
और वह फिर से अपने काम में लग जाती है। क्या हुआ अलीशा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अलीशा आयाना से बोली, आपका अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, बहुत लेट हो गया है। आयाना थोड़ी इरिटेशन में अलीशा को जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मेरे 2 ही हाथ है, 50 हाथ नहीं है। देख नहीं रही हो कि बंगला कितना बड़ा है और उसकी सफाई सिर्फ मुझे अकेले करनी है। वह देखो वहां पर सब लोग तो आज पार्टी रखी है, कितना एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। अलीशा नीचे की तरफ देखती है तो घर के सारे नौकर खाली इधर उधर घूम रहे थे, जैसे उनके पास कोई काम ही नहीं था। जो नौकर सुबह से शाम तक पूरे बंगले को घिसने चमकाने में, सफाई करने में लगे रहते थे, वो नौकर आज रिलैक्स होकर घूम रहे थे, बातें कर रहे थे। और यह देखकर आयाना का खून और भी ज्यादा उबल रहा था। पता नहीं क्या सोचकर उस डेविल ने मुझे यह सजा दी है। कोई बात नहीं, जिस दिन उसकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई ना, उस दिन सारे हिसाब एक साथ चुका लूंगी। आयाना की हालत देखकर अलीशा को भी थोड़ा दुख हुआ। फिर वह अपनी आइसक्रीम को आगे बढ़ाते हुए बोली, आपको भूख लगी होगी ना, यह लीजिए, खा लीजिए। आइसक्रीम खाने से आपको थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। आयाना जब आइसक्रीम को देखती है तो सचमुच उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसे काफी भूख लगी थी और उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। आयाना जब आइसक्रीम लेने लगती है तभी किसी की आवाज सुनाई देती है, आप ये नहीं खा सकती। आयाना और अलीशा जब पलट कर देखती हैं तो अपने सूट बूट में चश्मे के साथ, कड़क पर्सनैलिटी के साथ गौतम वहां पर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह 0 एक्सप्रेशन थे और वह ऊपर से नीचे तक काफी प्रोफेशनल लग रहा था, जैसे कि वह हमेशा रहता है। आयाना या अलीशा ने कभी गौतम को अपने प्रोफेशनल सूट के अलावा किसी दूसरी ड्रेस में नहीं देखा, कभी गौतम की आंखों को नहीं देखा, क्योंकि वह हमेशा चश्मा लगाए रहता है। उसके चेहरे पर सिर्फ यह 0 एक्सप्रेशन ही रहते हैं। उन्होंने कभी कोई दूसरा एक्सप्रेशन नहीं देखा, जैसे हंसना, मुस्कुराना, उदास होना वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है जैसे वह एक पुतला है, इंसान तो है ही नहीं, और सच कहो तो वह पुतला ही है, कबीर डोगरा के हाथों का पुतला, जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है, उसके इशारों पर नाचता है, लेकिन उसकी तरफ कभी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन गौतम की पर्सनैलिटी भी बहुत अलग थी। इस पूरे बंगले का और इन सब लोगों का बॉस कबीर था, पर कबीर के बाद अगर घर का हर एक गार्ड, हर एक नौकर जिसके सामने सर झुकाकर रखता था, जिसके हर ऑर्डर को फॉलो करता था, वह था गौतम। इन शॉर्ट गौतम इनका बॉस था और कबीर गौतम का बॉस था। गौतम चलकर उनके पास आता है। आयाना अपनी आंखें सिकोड़कर गौतम से बोली, क्यों नहीं खा सकती? गौतम ने थोड़ी स्ट्रेट और प्रोफेशनल आवाज में कहा, क्योंकि आपको ये सजा दी गई है कि पूरे बंगले की सफाई जब तक नहीं हो जाती आप कुछ नहीं खाओगी पियोगी। गौतम की बात सुनकर आयाना की हवाइयां उड़ जाती हैं। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं सुबह 4 बजे से लगी हूँ और तुम कह रहे हो कि काम खत्म किए बिना मैं कुछ खा पी नहीं सकती और ना ही मुझे मिल सकता है। गौतम ने चेहरे पर बिना किसी भाव के स्ट्रेट आवाज में आयाना को जवाब दिया, ऐसा मेरे बॉस का ऑर्डर है और उनके ऑर्डर को आपको मानना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकती आप, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आयाना गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं खाऊंगी, देखती हूँ कौन रोक सकता है मुझे। यह बोलकर वह अलीशा के हाथ से आइसक्रीम लेकर खाने लगती है, पर गौतम फिर से उसके हाथ से आइसक्रीम को वापस ले लेता है। आयाना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस बार गौतम ने थोड़ी नरम आवाज में बोला, इतना बर्दाश्त कर लिया है तो थोड़ा और कर लीजिए। अगर आपने कुछ खाया तो हो सकता है कि आपकी सजा बढ़ा दी जाए। यह सब मैं आपके फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, वरना आपको ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। गौतम की आवाज में थोड़ी सिंसियरिटी और थोड़ी मैच्योरिटी थी। आयाना एक गहरी सांस लेती है। वह जानती थी कि गौतम उसी के भले के बारे में बोल रहा है। वो डेविल आखिर अपने आप को समझता क्या है? वह क्या भगवान है जो सबके ऊपर राज करेगा? गौतम अलीशा की तरफ देखकर बोला, अलीशा बेबी तुम कमरे में जाकर खेलो, ठीक है? अलीशा सब बस अपना हल्का सा सर हिलाती है और वहां से चली जाती है। गौतम आयाना से बोला, आप पहले बॉस के कमरे की सफाई कर दीजिए, उनका कमरा पास में ही है। उन्हें अपने कमरे में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर उन्होंने देख लिया कि उनका कमरा अभी तक साफ नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। यह बोलकर गौतम वहां से चला जाता है। आयाना अपना सर पटकते हुए बोली, बॉस माई फुट। मन तो करता है कि टेरिस के ऊपर से फेंक दूं उसे, आया बड़ा। उसके बाद फाइनली आयाना कबीर के कमरे की तरफ जाती है सफाई करने के लिए। वह कमरे में सर घुसाकर इधर उधर देखती है। आयाना एक गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड डेविल सो रहा है, इसके जागने से पहले फटाफट सफाई कर देती हूँ, आज के लिए बहुत हो गया। मुझे अपने लिए बिस्तर पर कंबल ओढ़कर कोई सो रहा था जिसे देखकर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आयाना बहुत आराम से बिना शोर के कमरे में एंट्री करती है और अपने काम में लग जाती है। आसपास बिखरे सामान को देखकर आयाना थोड़ा इरिटेट होकर थोड़ी धीमी सी आवाज में बड़बड़ाई, यह आदमी है या जानवर? समझ में नहीं आता जिस तरह से उसने अपना रूम बिखेर रखा है, ऐसे तो कोई जानवर भी नहीं रखता। आयाना फटाफट से सब कुछ समेटने लगती है और सफाई करने लगती है। जैसे ही वह बिस्तर के पास सफाई करने जाती है वैसे ही अचानक बिस्तर पर सोया हुआ इंसान
थोड़ी करवट लेता है, जिस वजह से उसका ब्लैंकेट थोड़ा साइड हो जाता है। और जब वह देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। अयाना की चीखने से बिस्तर पर सो रही खूबसूरत सी लड़की भी चीख पड़ती है। हाँ, लड़की कबीर के बिस्तर पर इस वक्त कंबल में कबीर नहीं, एक बहुत खूबसूरत सी लड़की सो रही थी, जिसके बदन पर मुश्किल से ही थोड़े बहुत कपड़े थे। दिखने में वह लड़की काफी खूबसूरत लग रही थी। अचानक अयाना के चिल्लाने से वह लड़की थोड़ा घबरा जाती है और खुद भी एकदम से उठकर चिल्ला पड़ती है। दोनों का चिल्लाना बंद होता है तो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखती हैं। अयाना को देख वो लड़की इरिटेटिंग आवाज में बोली, यू ब्लडी सर्वेंट, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस लड़की के मुंह से खुद के लिए सर्वेंट सुनकर अयाना के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी ब्लडी कॉल गर्ल, हाउ डेयर यू कॉल मी सर्वेंट? उस लड़की के बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, होठों की लिपस्टिक इधर उधर फैली हुई थी और उसके बदन पर बहुत सारे लव बाइट्स के निशान थे, जो कि साफ साफ बता रहे थे कि रात को इस लड़की और कबीर के बीच कितना घमासान सेक्स हुआ होगा। ऐना की बात सुनकर तो उस लड़की की आंखें बड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। कॉल गर्ल, हाउ डेयर यू ब्लडी बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल गर्ल बोलने की? जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं केडी की गर्लफ्रेंड हूँ। यह सुनकर अयाना अपने आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोली, रियली? मुझे तो लगा कोई कॉल गर्ल हो, क्योंकि आए दिन उनके बिस्तर में कोई ना कोई लड़की तो मिलती ही रहती है और हर बार वह अलग ही होती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी लड़की कॉल गर्ल है और कौन सी उनकी गर्लफ्रेंड? वैसे भी तुम्हारी शक्ल एक कॉल गर्ल जैसी ही थी, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। ऐना उसे इग्नोर कर अपना काम फिर से शुरू कर देती है, लेकिन उस लड़की के ईगो पर बहुत चोट लगती है। वह बहुत ज्यादा हैरान थी कि एक 2 कौड़ी की नौकरानी उसे कॉल गर्ल कैसे बोल सकती है। लड़की कुछ बोल पाती इससे पहले ऐना एक बार फिर से उसकी तरफ देखकर बोली, और हाँ, मेरी एक बात सुन लो, मैं यहाँ पर कोई सर्वेंट नहीं हूँ। तुम्हारे उस कमीने हरामजादे केडी ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती किडनैप करके रखा है। भाग जाओ यहाँ से, वरना वह तुम्हें भी किडनैप कर लेगा। जानती नहीं वह कौन है, फिर भी आकर घुस गई उसके बिस्तर में। बिस्तर पर पड़ी लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक डार्क आवाज कमरे में सुनाई देती है, अच्छा तुम बताओ फिर कौन हूं मैं? कबीर की आवाज सुनकर एकदम से अयाना के हाथ जहां थे वहीं पर रुक जाते हैं और आंखें बड़ी हो जाती हैं। एकदम से उसका गला सूखने लगता है। यह बात सुनकर तो उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। बिस्तर पर बैठी हुई लड़की देखती है कि कबीर बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके, टांगों को आपस में क्रॉस करके, दीवार से अपना कंधा लगाकर बड़े ही स्टाइल में खड़ा हुआ हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। अयाना जैसे तैसे हिम्मत करके पलटकर देखती है तो उसकी नजर भी कबीर पर जाती है। कमर पर सिर्फ टॉवल लपेट रखा था, उसकी बॉडी फुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके मजबूत 6 पैक्स, उसके बाइसेप्स मसल्स, थोड़ा सीना स्ट्रेच, मजबूत कंधे और सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसी बॉडी देखकर तो कोई भी लड़की उसके प्यार में गिर जाए, इसमें कोई शक नहीं। एक पल के लिए तो अयाना की नजरें भी बदमाशी करने लगती हैं और उसकी इजाजत के बिना कबीर की बॉडी को निहारने लगती है। फिर कबीर की आंखों में कोल्डनेस देख अयाना तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। कबीर बिस्तर पर बैठी उस लड़की से बोला, बेबी ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। कबीर की बात सुनकर वह लड़की थोड़ा हैरान और कंफ्यूज होते हुए बोली, आर यू श्योर बेबी? आई मीन आर यू नॉट? इतने में ही कबीर अपनी बात को पोज देते हुए एक बार फिर से एक एक शब्द को अलग अलग करके बोला, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। वह लड़की समझ गई थी कि आगे बोलने का कोई फायदा नहीं और वह बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। कबीर ने जब बोल दिया बात खत्म तो बात खत्म, उसके आगे एक भी शब्द नहीं। लड़की थोड़ा ऑकवर्ड होकर हल्का सा सर हिलाती है, बिस्तर से खड़ी होती है, अपने कुछ कपड़े पहनती है और अपने सैंडल को हाथ में लेकर अयाना की तरफ गुस्से से घूरते हुए वहां से चली जाती है। उस लड़की के चले जाने के बाद कमरे में साइलेंस फैल जाती है। अयाना अपनी जगह पर जमकर खड़ी हुई थी, कबीर के मुंह फेर कर खड़ी हुई थी। धीरे धीरे उसे कबीर के कदम अपनी तरफ बढ़ते हुए सुनाई देते हैं, जिसे सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ओ माय गॉड, ये मेरी तरफ आ रहा है, क्या करूं क्या करूं? भाग जाऊं या पर मुझे भागने नहीं देगा, मुझे पता है। फिर अयाना अपने डर को काबू करके हिम्मत करती है, तो क्या हुआ अगर वह मेरी तरफ आ रहा है तो समझता क्या है अपने आप को? मैं भी कोई कम नहीं हूँ, उसका दिया हुआ काम तो कर रही हूँ ना। अब अगर उसने फालतू बकवास की तो इसी डंडे से उसका सर फोड़ दूंगा। अयाना अपने आप को अंदर ही अंदर हिम्मत देती है, पर सच में तो बात यह है कि डर उसे लग रहा था। कबीर की पर्सनैलिटी से कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डर बैठने लगा था। कबीर धीरे धीरे अयाना के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अयाना अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी हुई थी, सिवाय उसकी आंखों की पुतलियों कि उसके शरीर में हल्की सी भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, वह हल्की सी भी नहीं हिल रही थी। तभी अचानक उसके कानों के पास एक
संदिग्ध सी आवाज सुनाई देती है और सांसों की गर्माहट भी महसूस होती है। तो क्या बोल रही थी तुम? कौन हो? कौन हूं मैं? इस तरह से कबीर की इतनी सेडेक्टिव आवाज अपने इतने करीब, उसकी सांसों की गर्माहट को अपने कानों के पास महसूस कर आयाना का बदन थरथरा जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे कि वह बहुत ठंडी जगह पर खड़ी हो। आयाना थोड़ी हकलाने लगती। वो मैं तो बस कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसके गले से शब्द ही नहीं निकलते। कबीर के बदन से बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही थी। उसकी बॉडी और बॉडी वॉश की महक कमाल की खुशबू थी। आयाना महसूस करती है कि कबीर के हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर आ जाते हैं। अब तो उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। उसके रोंगटे बुरी तरह से खड़े हो जाते हैं। उसका दिल पूरी तरह से उसके सीने में उछलने लगता है। उसका बदन एकदम से कपकपा जाता है। पीछे से आयाना को हल्का सा हक कर कबीर बहुत शरारती आवाज में उसके बालों के साथ खेलता हुआ बोला, स्वीट हार्ट, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इसके बारे में सोचना छोड़ दो क्योंकि अभी अभी मुझे खुद ही नहीं पता होता कि मैं असल में क्या हूँ। आयाना को कबीर का अपने इतने करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह हाथ में पड़े डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। उसकी आंखें थोड़ी डार्क हो जाती हैं और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम सिर्फ एक कातिल हो, खूनी हो, एक डेविल हो जिससे मुझे बेइंतहा नफरत है, जिसे मैं बेसब्री से जान से मारने का इंतजार कर रही हूँ। आयाना की नफरत देख, उसकी बात सुन एक पल के लिए तो कबीर चुप हो जाता है, पर अगले ही पल उसके होठों पर शैतानी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इंटरेस्टिंग, तुम्हें पता है आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी, और तुम खुलेआम मुझे जान से मारने की धमकी कितने आराम से दे रही हो। तुम्हारी इसी हिम्मत को तो देखकर मुझे तुम पे बड़ा प्यार आता है, कसम से। कबीर सेडक्टिवली आयाना के हाथ पर अपनी उंगलियां घुमाने लगता है। आयाना को गुस्सा आ रहा था। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। धीरे धीरे कबीर का हाथ ऊपर की तरफ बढ़ता है। तुम स्पेशल हो, बहुत स्पेशल, पर कबीर को मारना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें जानती हो कि मैं तुम्हें अब तक यहाँ पर अपने पास जिंदा क्यों रखा है? आयाना अपने दांत पीसते हुए बोली, अपनी मौत को भला कोई कैसे मार सकता है? मौत उसे मारती है। मैं यहाँ तुम्हारी मौत हूँ। एक दिन तुम्हें खत्म जरूर करूंगी और अपने मम्मी पापा का बदला लूंगी। इस बात पर कबीर उसके बालों को कानों के पीछे करता हुआ उसके कान के बिल्कुल करीब जाकर बोला, आई प्रॉमिस, यह मौका मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन उस वक्त मुझे मारने के लिए तुम्हारे हाथ नहीं उठेंगे, तुम्हारा दिल गवाही नहीं देगा क्योंकि तुम मेरे प्यार में पागल हो चुकी होगी। कबीर आयाना की गर्दन पर किस कर देता है। आयाना एकदम से पलटती है और कबीर को जोर से धक्का देती है, पर कबीर 4 कदम पीछे हटकर अपनी बॉडी को संभाल लेता है क्योंकि वह इन सब में बहुत एक्सपर्ट था। उसके होठों पर अब भी शैतानी मुस्कुराहट थी। आयाना गुस्से में कबीर से बोली, मेरा जिंदा रहने का मकसद ही तुम्हें खत्म करना है। कबीर डोगरा, मौका मिलते ही अपने मकसद से चूकूंगी नहीं। दुनिया की कोई चीज तुम्हें मारने के लिए मेरा मन नहीं बदल सकती। और प्यार, वो भी तुमसे हमारे बीच सिर्फ नफरत ही हो सकती है, सिर्फ नफरत। यह बोलकर आयाना वहां से चली जाती है। उसे देखकर कबीर हंस देता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मेरी जंगली बिल्ली, आई लव इट। कबीर अपने बालों में हाथ घुमाता है। अगस्त्य और मदन काका अपनी जगह पर जमे हुए थे। उसकी आंखों के सामने का नजारा बहुत भयानक था। अगस्त्य देखता है कि पूरा फर्श खून से लथपथ हुआ पड़ा था। पूरे फर्श पर खून फैला हुआ था और वह खून बहकर अगस्त्य के कदमों की तरफ आया हुआ था। अगस्त्य जब देखता है कि यह खून कहाँ से आ रहा है तो उसकी धड़कनें ही रुक जाती हैं। वह सांस लेना ही भूल जाता है। उसके ऊपर जैसे बिजली टूट पड़ती है। उसकी आंखों के सामने खून से सना हुआ चाकू पड़ा हुआ था। शुभी फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और हाथ में कलाई जो कटी हुई थी उससे अब भी खून निकल रहा था। कुछ सेकंड के लिए तो अगस्त्य को जैसे सांप सूंघ जाता है। उसे हिलने डुलने तक का होश नहीं रहता। मदन काका अपना सर पकड़ लेते हैं। हे भगवान, क्या हो गया, क्या हो गया शुभी बिटिया को? मदन काका की आवाज सुन अगस्त्य एकदम से होश में आता है। शुभी नहीं। शुभी, अगस्त्य दौड़कर शुभी के पास आता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसे जगाने की कोशिश करता है। आंखें खोलो शुभी। शुभी ने कपड़े पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर अब भी चोटों के निशान थे, जिसे देखकर अगस्त्य को यह एहसास हुआ कि कल रात उसने किस हद तक दरिंदगी को अंजाम दिया था। यह सोचकर अब उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगस्त्य शुभी को अपनी गोद में उठाता और फुल स्पीड के साथ उसे लेकर वहां से भागता है। जल्दी अपनी गाड़ी में डालकर अगस्त्य शुभी को अस्पताल लेकर आता है। डॉक्टर प्लीज हेल्प। अगस्त्य की बाहों में शुभी थी जिसे काफी खून बह रहा था, जो बेहोश हो चुकी थी। इसे देखकर यह भी नहीं बताया जा सकता था कि वह बचेगी या नहीं। जाने कब से उसने अपनी कलाई को काट रखा था। ना जाने कितना ही खून उसके शरीर से बह चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, मानो कि सारा खून बाहर निकल चुका हो। अब उसके अंदर एक
बूंद खून का ना बचा हो। कुछ डॉक्टर दौड़कर वहां आते हैं। शुभी की हालत देखकर लोग भी हैरान थे। ओ माय गॉड, स्ट्रेचर लेकर आओ फटाफट। कुछ वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आते हैं, उस पर शुभी को लेटाया जाता है और उन्हें फटाफट से एक ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। अगस्त की हालत काफी ज्यादा खराब थी। बाल बिखर चुके थे, चेहरे पर पसीना पसीना हो चुका था, धड़कनें भी तेज थी और सांसें भी। डर के मारे उसका बदन कांपने लगा था। उसके पैरों में इतनी जान नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ उठा सके, इसलिए वह सामने खड़ी एक कुर्सी पर बेसुध होकर बैठ जाता है। उसकी धड़कनें अभी तक तेज थी। उसका दिमाग अब तक चीजों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। अब तक वह समझ नहीं पा रहा था, होश में नहीं था। यह सब कुछ एक बुरे सपने की तरह लग रहा था, लेकिन यह उसकी बदकिस्मती ही थी कि यह कोई सपना नहीं था, हकीकत थी। शुभी ने अपनी जान देने की कोशिश की। क्या रात को उसकी दरिंदगी इस हद को पार कर चुकी थी कि शुभी को यह कदम उठाना पड़ा? शुभी जो इंजेक्शन की सुइयों से भी बहुत ज्यादा घबरा जाया करती थी, डर के रोने लग जाया करती थी, आज उसने चाकू से अपने हाथ की कलाई को काटकर अपनी जान देने की कोशिश की। इसका मतलब तो यही है कि वह मरना ज्यादा आसान समझने लगी थी अपनी दर्द भरी जिंदगी से। अगस्त अपने सर को हाथों में पकड़ लेता है और अपने बालों को अपनी मुट्ठी में कस लेता है और जोर से आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन हालात उसे ऐसी जगह आकर खड़ा कर देंगे। एक दिन वह ऐसी सिचुएशन में खड़ा होगा जहां उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि वह क्या करे क्या नहीं, जहां पूरी तरीके से अपने आप पर से कंट्रोल खो चुका होगा और वह अपनी बेशकीमती चीज को खोने की कगार पर होगा। कई देर तक अगस्त उसी जगह पर खड़ा रहता है। उसे किसी चीज का होश नहीं रहता। वह बस ये प्रार्थना करता है कि शुभी को कुछ ना हो, बच जाए। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते तो अगस्त फटाफट उनके पास जाता है। डॉक्टर, वो अब कैसी है? वह ठीक तो है ना? उसे होश तो आ जाएगा ना? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अगस्त की बात सुनकर डॉक्टर ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा। उन्हें 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ा है। अगर वह होश में आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। उनका काफी ज्यादा खून बह चुका है, उनकी बॉडी पर भी काफी सारी चोटें लगी हुई हैं। क्या वह किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही थी? अगस्त यह सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। डॉक्टर आगे कुछ नहीं पूछता, वह सिर्फ एक गहरी सांस लेकर इतना कहता है, उनकी जीने की इच्छा शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भगवान से दुआ कीजिए कि वह होश में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ तभी हम उनकी जिंदगी को बचा सकते हैं, वरना तो हम सब भगवान के ऊपर है। यह बोलकर डॉक्टर चला जाता है, लेकिन अगस्त के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। उसके कदम बिल्कुल लड़खड़ाने लगते हैं। जैसे तैसे करके वह दीवार का सहारा लेकर उससे अपनी पीठ लगा खड़ा हो जाता है। अब तक उसके कानों में डॉक्टर की कई बातें गूंज रही थी और वह सारी चीज भी, वह सारे टॉर्चर और सारा दर्द भी जो वो कभी शुभी को देता था। याद है, उसने यह सोचा भी नहीं था कि उसने कभी ऐसी जिंदगी कल्पना नहीं की थी। उसने कभी यह ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वह शुभी को इस कदर से टॉर्चर करेगा कि वह अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएगी। सच तो यह है कि अगस्त भी शुभी को पसंद करता था, काफी लंबे टाइम से उसकी तरफ अट्रैक्ट था, पर अगस्त ने हमेशा अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया क्योंकि उसे लगता था कि शुभी उसके बेस्ट फ्रेंड की बहन है, तो उसे कोई हक नहीं बनता कि वह उसे बहन के अलावा किसी और नजरों से देखे। फिर भी अगस्त का दिल शुभी को बहन की नजर से देखने को तैयार नहीं था, इसलिए अगस्त ने उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया, यह सोचकर कि शायद वह अपने जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल कर सके। बेसुध होकर अगस्त जमीन पर बैठ जाता है। उसे वो पल याद आता है शुभी की बर्थडे पार्टी का। जानबूझकर उसने उसे विश नहीं किया और भूलने का नाटक किया। शुभी जब उस खूबसूरत सी ड्रेस में एक प्रिंसेस की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो अगस्त उसे देखता ही रह गया था। वह थोड़ा दूर खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें बस शुभी पर टिकी हुई थी। उसका मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा, उसके गुलाबी होठ, उसकी मोटी मोटी खूबसूरत आंखें, उसका परफेक्ट शेप का फिगर। अगस्त चाहकर भी अपनी नजरें उससे दूर नहीं हटा सकता था, लेकिन जब वह देखता है कि पार्टी का हर एक इंसान इस वक्त उसे देख रहा है तो उसके सीने में एक अजीब सी जलन होने लगती है। उसे गुस्सा सा आने लगता है, जैसे उसका मन करता है कि शुभी को सबकी नजरों से दूर ले जाए, सबकी नजरों से छुपा ले, कोई उसे ना देख पाए, सिर्फ वो ही देखे, क्योंकि उसे देखने का हक सिर्फ उसका है। अगस्त अपने जज्बातों को कंट्रोल करता है और शुभी की तरफ से अपनी नजरें हटाकर उसे यह एहसास करवाता है कि उसे उससे कुछ खास दिलचस्पी नहीं। जब शुभी ने अगस्त को प्रपोज किया तो अगस्त समझ नहीं पाया कि वह क्या जवाब दे। एक पल के लिए तो वह सुन्न होकर खड़ा हो गया। उसका मन तो कर रहा था कि अभी शुभी को गले से लगा ले, उसके गुलाबी होठों पर अपने होठ टिका दे, उसे पैशनेटली किस करे, अपनी बाहों में समेट ले और उसे बताए कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है।
पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि वह जो सोच रहा है वह गलत है और उसे कभी नहीं करना चाहिए ये, अगस्त शुभी के दिल से अपने लिए जज्बातों को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता देखता है, उसका दिल तोड़ना। जब वह उसका दिल तोड़ता है, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करता है, तो उसकी आंखों में आंसू देख, उसे इस कदर टूटा हुआ देख अगस्त के दिल को भी उतनी ही तकलीफ होती है। वो अपने मन ही मन में शुभी से माफी मांगता है। आई एम सॉरी शुभी, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। पहली बात कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन हो, यानी मेरी भी बहन जैसी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में दूसरे जज्बात नहीं हो सकते, यह गलत है। दोस्ती गलत होगा, दोस्ती पर कलंक होगा। और दूसरी बात, हमारे बीच का फासला बहुत ज्यादा है, हमारी उम्र के फासले को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। 9 साल का फासला है तुम्हारी उम्र में, पूरी एक जनरेशन जैसा। मैं तुम्हें वह प्यार वह खुशियां नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। आई एम सॉरी बट यू हैव टू फॉरगेट मी, यू हैव टू मूव ऑन। शुभी को ना चाहते हुए भी वहीं रोता हुआ छोड़कर अगस्त वहां से चला जाता है, लेकिन उसका दिल वहीं शुभी के पास ही रह जाता है। अस्पताल में बैठे हुए अगस्त को जब होश आता है तो वह एक फैसला करता है। वह अपना फोन उठाता है और कॉल लगाता है, मुझे आपसे मिलना है, अभी के अभी मैं आ रहा हूँ। यह बोलकर अगस्त कॉल कट कर हॉस्पिटल से चला जाता है। अगस्त की गाड़ी एक बंगले के बाहर आकर रुकती है। उस गाड़ी में से अगस्त बाहर निकलता है और तेज कदमों के साथ उस बंगले के अंदर आता है। बंगला बहुत बड़ा और आलीशान था और यह भी पहचानना मुश्किल नहीं था कि यह बंगला किसका था, क्योंकि बंगले के बाहर की नेम कश्यप नेम प्लेट बता रही थी कि यह अनामिका के डैड का बंगला है। अगस्त बहुत गुस्से में लग रहा था, गुस्से से उसकी आंखें उबाल मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आज सब कुछ भस्म कर देने वाला है। वहां पर सिक्योरिटी में खड़े दर्जनों गार्ड को इग्नोर करता हुआ अगस्त अंदर चला जाता है। बंगले में एंट्री करने से उसे गार्ड्स भी नहीं रोक पाए, क्योंकि एक तो अगस्त का वैसे भी यहाँ पर आना जाना था और दूसरा आज वह इतने गुस्से में लग रहा था, किसी भी गार्ड की हिम्मत उसके सामने आकर खड़ा होने की नहीं थी। बंगले के अंदर एंट्री करके अगस्त जोर से एक नाम चिल्लाता, अनामिका कहाँ हो तुम, बाहर आओ। अगस्त काफी गुस्से में लग रहा था, उसकी आवाज ही बता रही थी। अनामिका जब यह सुनती है तो वह फटाफट से अपने कमरे से दौड़ती हुई हॉल में आते। अगस्त को वहां पर उसका नाम चिल्लाता हुआ देख हैरान और कंफ्यूज हो जाती है। अगस्त बेबी क्या हुआ? अगस्त जब अनामिका की तरफ देखता है तो उसकी आंखें और भी डार्क हो जाती है। वह अनामिका के पास आता है और झट से अपने हाथ से अनामिका की गर्दन को पकड़ लेता है। उसके हाथ की पकड़ अनामिका की गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि अनामिका की आंखें बाहर निकल आती हैं। जो सब कुछ अनामिका के साथ इतना अचानक हुआ कि वह कुछ समझ ही नहीं पाई। अचानक अगस्त की गई इस हमले की वजह से अनामिका बहुत ज्यादा हैरान थी। अगस्त बेबी क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, अगस्त छोड़ो। अनामिका खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन अगस्त ने उसकी गर्दन को इतनी तेजी से पकड़ा हुआ था कि छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। वह जिंदा बच जाएगी, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से उसकी आंखों का गुस्सा उसके हाथों में उतर रहा था और अपनी पकड़ को अनामिका की गर्दन पर और भी ज्यादा मजबूत किए जा रहा था, जिससे अनामिका को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। जब गार्ड्स यह सब कुछ देखते हैं तो अनामिका को बचाने के लिए सब एक साथ भागकर अगस्त के पास आते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग अगस्त के पास आ सकते हैं, अगस्त अपनी गन निकालकर उनके पैरों के पास जबरदस्त फायर कर देता है, जिससे वह लोग वहीं पर रुक जाते हैं। अगस्त का निशाना इतना जबरदस्त था कि उसे पीछे पलटकर उन लोगों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी और उनका निशाना एकदम परफेक्ट जगह पर लगा। यह गोलियां वार्निंग थी सभी गार्डों के लिए कि अगर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया तो उनकी मौत के वह खुद ही जिम्मेदार होंगे और अगस्त से पंगा लेने की हिम्मत भला कौन कर सकता था। सब लोग उससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ थे। अनामिका की आंखें बड़ी हो जाती है, वह बोलने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह बस अगस्त के हाथ में छटपटा रही थी। तभी भूपेंद्र वहां पर आता है। अपनी आंखों के सामने यह सब देख दंग रह जाता है। अगस्त ये क्या कर रहे हो तुम? वो चिल्लाकर अगस्त से बोला। अगस्त उसकी बात को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। इसका फोकस इस वक्त सिर्फ अनामिका पर था और उसके हाथ की पकड़ जो हर सेकंड मजबूत हो रही थी। भूपेंद्र भागता हुआ अगस्त के पास आता है, लेकिन अगस्त के दूसरे हाथ में जो बंदूक थी उसे एक बार फिर से वह पॉइंट करता है और भूपेंद्र के पैरों में गोली चला देता है, जिससे भूपेंद्र एकदम पीछे हट जाता है। उन्होंने अगस्त का यह रूप पहली बार देखा था। भूपेंद्र गुस्से में अगस्त से बोला, अगस्त ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बेटी को छोड़ दो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो मेरी बेटी को। अगस्त भूपेंद्र की तरफ देखकर बोला, मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है, यह मेरे और अनामिका के बीच की बात है। इससे जो किया है उसके लिए इसकी यही सजा है। उसके बाद अगस्त अनामिका की तरफ देखता है, तुम कल रात को तुम ही मुझे पार्टी में लेकर गई थी ना, क्या मिलाया था मेरी ड्रिंक में? जवाब दो। अनामिका अगस्त के हाथ को पूरी ताकत के साथ अपने गर्दन से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, यह तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं मिलाया था। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? अनामिका का ऐसा जवाब
अनजान बनने का नाटक देखकर अगस्त का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह अपने दांत पीसने लगता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुमने ही मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था ना, उसी वजह से मैं अपने होश खो बैठा। सच सच बताओ, क्या मिलाया था तुमने मेरी ड्रिंक में और क्यों? भूपेंद्र अपनी बेटी की बिगड़ती हालत को देखकर टेंशन में आ जाता है। अगस्त, उसे छोड़ दो, उसका दम घुट रहा है, वह मर जाएगी। अगस्त, प्लीज उसे छोड़ दो। गुस्से में अगस्त अनामिका को जोर से जमीन पर फेंक देता है और उसकी जान में जान आती है। अनामिका जोर जोर से खांसने लगती है, तेज तेज सांस लेने लगती है। आज तो उसकी जान लगभग चली ही गई थी। अगस्त के ऐसा करने के बाद भूपेंद्र दौड़कर अनामिका के पास आता है और उसे संभालने लगता है। अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने गले को मसलने लगती है। एक पल के लिए तो उसे खुद यमराज भैंसा पर बैठकर नीचे आता हुआ तक दिखाई दे गया था। थैंक गॉड अगस्त ने उसे छोड़ दिया, वरना आज उसकी जान गई थी समझो। भूपेंद्र गुस्से में अगस्त से बोले, तुमने ठीक नहीं किया अगस्त। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। अगस्त अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। मेरे सवालों का जवाब अब तक तुमने दिया नहीं है अनामिका। बताओ मुझे, क्या था? तुमने कल मेरे साथ क्या किया था? क्या मिलाया था मेरी ड्रिंक में और क्यों? अनामिका गुस्से में अगस्त की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अगस्त। तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया? मैं तुम्हारी ड्रिंक में कुछ भी क्यों मिलाऊंगी और मैं ऐसा क्यों करूंगी और क्यों तुम्हें कुछ देने लगी मैं? यह सब कुछ किसने बोला है तुम्हें? जिसने भी बोला है बिल्कुल झूठ बोला है। मैंने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर क्या सबूत है इसका तुम्हारे पास? कि इस बात पर अगस्त अपनी मुट्ठियों को कसते हुए बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सबूत दिखाना ही पड़ेगा। अगस्त अपना मोबाइल निकालता है और उसमें से एक वीडियो को प्ले करता है। उसके बाद स्क्रीन को भूपेंद्र और अनामिका की तरफ कर देता। अनामिका जब स्क्रीन पर चल रही वीडियो देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और सांस हलक में अटक जाती है। यह उसी नाइट क्लब का वीडियो था जिसमें कल रात यह दोनों गए हुए थे। वहां पर लगे कैमरे से यह वीडियो निकाला गया था, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अनामिका अगस्त की ड्रिंक में कुछ तो डाल रही है, लेकिन क्या पता नहीं। उसके बाद उसने 2-3 ड्रिंक अगस्त को दी, वह गोली मिलाकर। अनामिका का भांडा फूट चुका था। उसके पास अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं था क्योंकि सबूत अगस्त के हाथ में था। अगस्त गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें कभी दोबारा देखना भी नहीं चाहूंगा। अगस्त जानने लगता है कि भूपेंद्र खड़ा होकर गुस्से में चिल्लाकर बोला, अच्छा अब इतने बड़े हो गए तुम कि हमारे खिलाफ जाओगे? अगस्त के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। भूपेंद्र अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोला, तुम शायद भूल गए कि तुम क्या थे और क्या बनाया है मैंने तुम्हें। आज मुझे ही छोड़कर जा रहे हो, गद्दारी कर रहे हो। अगस्त गुस्से में वापस पलटकर जवाब देते हो बोला, गद्दारी? मेरे खून में गद्दारी नहीं मिस्टर कश्यप। और क्या कहा तुमने कि क्या बनाया है तुमने मुझे? मिस्टर भूपेंद्र कश्यप, जब मैं तुम्हें मिला था तुम खुद भी कुछ नहीं थे। तुमने मुझे पर जो एहसान किया है ना, उससे ज्यादा कई गुना मैं चुका। इसलिए अपने एहसानों को गिनाना बंद करो, समझे? अगर गिनती शुरू की जाए ना तो मेरे ही एहसान तुम पर ज्यादा निकलेंगे। अब तुम और तुम्हारी बेटी मेरी जिंदगी में कौन दूर रहो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो ये बोलकर अगस्त गुस्से में बंगला छोड़कर चला जाता है। अनामिका जमीन से खड़ी होकर भागती है। नहीं अगस्त, रुको। अगस्त, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं जा सकते मुझे ऐसे छोड़कर। अगस्त रुको। एकदम से अनामिका जोर से चिल्लाने लगती है। तभी भूपेंद्र उसके कमरे में आता है और देखता है कि अनामिका नींद में चिल्ला रही है। अगस्त रुक जाओ, अगस्त प्लीज रुक जाओ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। भूपेंद्र फटाफट भागकर अनामिका को जगाता है। अनामिका बेटा क्या हुआ? आंखें खोलो। एकदम से अनामिका आंखें खोलती है और उसे रियलाइज होता है कि वह तो सिर्फ एक सपना देख रही थी। अनामिका का चेहरा पसीना पसीना हो गया था और तुरंत उठकर बैठ जाती है और अपने गले पर हाथ रखती है, चारों तरफ देखती है। वह अपने कमरे में बिस्तर पर थी और उसके सामने बहुत सारी चिंता अपने चेहरे पर लेकर उसके डैड बैठे हुए थे। भूपेंद्र अनामिका से बोला, बेटा क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी तुम? अनामिका 2-4 गहरी सांस लेकर अपनी तेज धड़कनों को थोड़ा नॉर्मल करती है, अपना पसीना पोंछती है। कुछ नहीं डैड, बस वह ऐसे ही कोई बुरा सपना देख लिया था। अनामिका बात को टाल देती है और अंदर ही अंदर शुक्र मनाती है कि यह सिर्फ एक सपना था। थैंक गॉड कि एक सपना था। अगर अगस्त को सच में इस बात का पता चल गया तो नहीं, अगर उसे पता चल गया तो वो डेफिनेटली मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अगस्त को नहीं खो सकती, बिल्कुल भी नहीं। उसे इस बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। भूपेंद्र
कंफ्यूज हो जाता है और अनामिका का हाथ पकड़ उसे हल्का सा हिलाता है और होश में लेकर आता है। अनामिका, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अनामिका अपने डैड की तरफ देखकर बोली, डैड मुझे आपको कुछ बताना है। भूपेंद्र हल्का सा अपना सर हिलाकर बोला, हाँ बोलो। अनामिका भूपेंद्र से बोली, डैड एक्चुअली वह क्या है ना कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है एक पल के लिए। तो अनामिका को लगा कि वह अपने डैड को सब बता दे, फिर अचानक ही वह अपने आप को रोक लेती है। अनामिका की बात सुन भूपेंद्र कंफ्यूज होते हुए बोला, किस बात की टेंशन हो रही है तुम्हें? अनामिका ने कहा, डैड अगस्त वो मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर लेगा ना? अगर वह मुझे छोड़कर चला गया तो उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। आप तो जानते हैं ना कि मुझे कितना प्यार करती हूँ मैं अगस्त से। डैड प्लीज कुछ कीजिए, जल्दी से जल्द हमारी शादी करवाइए। मुझे उस लड़की को लेकर बहुत डर लगता है, वह शुभी, वह डेफिनेटली उसे मुझसे अलग कर देगी। पता नहीं कि मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है डैड। अनामिका की बात सुन भूपेंद्र एक गहरी सांस लेकर बोला, बस इतनी सी बात? अरे पागल लड़की, जो भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ फिक्र मत करो। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश को बोलने से पहले पूरा किया है मैंने। मैं हूं ना, मैं इतने पैसे सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि अगस्त तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है और उसे मैं पूरा ना करूँ यह तो हो ही नहीं सकता। मेरी प्रिंसेस को इस दुनिया की सारी खुशियां मिलेंगी और उसे दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। डोंट वरी, अगस्त की शादी तुमसे ही होगी। अगर उस लड़की ने बीच में रोड़ा बनने की कोशिश की तो कैसे उसे रास्ते से हटाना है यह भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। अपने डैड की तल्लीन भरी बातें सुनकर अनामिका को राहत की सांसें आ रही थी और वह अपने डैड को हक कर लेती है। थैंक यू डैड, आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हो, सबसे बेस्ट डैड। मुझे कभी मिल ही नहीं सकते आपके जैसे डैड। भूपेंद्र मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरता है। वहां दूसरी तरफ शुभी की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं और वह थोड़ा होश में आती है। शुरू में उसकी आंखों के सामने धुंधलापन था, उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ में कुछ लगाया गया, कोई नुकीली चीज, आईवी की ड्रिप थी जो उसके हाथ में लगाई गई थी। धीरे धीरे शुभी अपनी आंखों को ठीक से खोलती और चारों तरफ देखती है। यह दीवारें उस घर के कमरे की नहीं थी, यह अलग थी। मशीन की टूटू की आवाज सभी के कानों में पड़ती है, शुभी के कानों में पड़ती है। अब तक वह पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ पर है, ये कौन सी जगह है, कैसी आवाज है। वो ठीक से आंख खोल कर देखती है तो पाती है कि वह अस्पताल के बेड पे, हाथ में आईवी की ड्रिप लगी हुई है और जहां से उसने कलाई काटी थी वहां पर पट्टी बंधी हुई है। उसे पट्टी को देख शुभी को याद आता है कि किस तरह उसने अपनी जान देने की कोशिश की और जब उसे याद आता है कि उसने क्यों अपनी जान देने की कोशिश की तो उसका दिल फिर से दर्द करने लगता है। वह हैरान थी, वह यहाँ कैसे और वह जिंदा कैसे बच गई? उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। फिर वह कैसे हॉस्पिटल पहुंच गई? जब शुभी अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखकर चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी तब उसके पास में खड़ी कुछ काम कर रही नर्स की नजर उस पर पड़ती है। शुभी को होश में देखकर उस नर्स के चेहरे पर चमक आ जाती है। ओ माय गॉड, आपको होश आ गया, अब आपको कैसा फील हो रहा है? उस नर्स की बात सुनकर शुभी बहुत कमजोर आवाज में बोली, मैं यहाँ पर कैसे आई? मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? उस नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपको यहाँ पर आपके हस्बैंड लेकर आए हैं। आप बहुत बुरी हालत में थी जब आप यहाँ पर आई, आपको तो होश भी आना बहुत मुश्किल था, पर चलो शुक्र है आप होश में आ गई। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लेके आती हूँ। यह बोलकर नर्स वहां से चली जाती है। शुभी जैसे तैसे करके उठकर बैठने की कोशिश करती है। वह मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, क्यों लेकर आया, आखिर क्या चाहता है वह मुझसे? जो कुछ भी अगस्त ने उसके साथ किया था उसके बाद वह टूटकर बिखर चुकी थी। अब उसके लिए जीने का कोई मतलब नहीं रह गया था। वह अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहती थी क्योंकि दर्द अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसलिए तो उसने बिना सोचे समझे ही अपनी जान देने की कोशिश की थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं और शुभी का चेकअप करने लगते हैं। अगस्त हॉस्पिटल में एंट्री करता है। उसके साथ में एक आदमी भी चल रहा था। उसने काला कोट पहन रखा था जिसे देखकर लग रहा था कि वह एक वकील है। अगस्त से शुभी के वार्ड के पास पहुंचता है तो डॉक्टर को उसके वार्ड के बाहर निकलते हुए देखता है। डॉक्टर और नर्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अगस्त ने तुरंत डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर उसे होश आया है नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अब वह बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है और उन्हें होश भी आ चुका है। अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। पता नहीं क्यों लेकिन शुभी से मिलने का नाम सुनकर ही अगस्त के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह अंदर कैसे जाएगा। उसे समझ में नहीं आता कि वह उस लड़की का सामना आखिर कैसे करेगा, कैसे देख पाएगा उसकी आंखों में, कैसे देख पाएगा उसके दर्द को जो उसने ही उसे दिया है। थोड़ी हिम्मत करके अगस्त अपने आप से बोला,
यह कदम उठाना बहुत जरूरी है। बस अब बहुत हो गया। जिस तरह से मैं चीजों को चलाना चाहता था उस तरह से बात नहीं बनेगी। मैंने अपने ही बनाए हुए रूल्स को ब्रेक किया है जो सही नहीं है। सजा सिर्फ गुनहगारों को मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं। एक गहरी सांस लेकर आगस्त हिम्मत जुटाता है और दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वह देखता है कि शुभी बेजान सी बिस्तर पड़ी हुई खिड़की के बाहर देख रही थी। हवाएं चल रही थी, पेड़ के पत्ते लहरा रहे थे, पंछी उड़ रहे थे। बाहर धूप निकली हुई थी जहां पर शुभी की आंखें जमी हुई थी। जब वह दरवाजा खुलने की आवाज सुनती है तो पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है। अगस्त को वहां देख एक बार फिर से अपना मुंह फेर लेती है। अगस्त के सीने में बड़ा दर्द उठता है। वह हिम्मत करके अंदर चला जाता है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बड़ी मुश्किल से अगस्त के गले से ये शब्द निकलते हैं। शुभी चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन के साथ बहुत ठंडी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब तुम मुझे मरने भी नहीं दोगे। क्या मुझे बर्बाद करने का जुनून इस कदर तुम्हारे सर पर सवार हो चुका है? शुभी की बात सुन अगस्त को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। बोलने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। शुभी पलटकर अगस्त की तरफ देखती है और उसकी आंखें ठंडी थी, इमोशनलेस, कोई जज्बात नहीं थे उसमें। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मार तो तुमने ऑलरेडी मुझे दिया ही है, ठीक से मरने क्यों नहीं देते? अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम फिर से मेरे साथ वह सब, आगे शुभी बोल नहीं पाती। उसका गला भर आता है और शुभी के आगे के बात इमेजिन करके भी अगस्त को तीखा सा दर्द होने लगता है अपने सीने में। शुभी फिर से अपना मुंह फेर लेती है जैसे उसे इस वक्त अगस्त से घिन आ रही थी। अगस्त शुभी से बोला, कुछ लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। अगस्त कुछ लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। वकील यह समझाता हुआ अपने सूटकेस से कुछ डॉक्यूमेंट निकालकर अगस्त को दे देता है और अपने एक पेन भी। उसके बाद अगस्त का इशारा पाकर वो वार्ड से बाहर चला जाता है। अगस्त डॉक्यूमेंट को टेबल पर रख उन पर साइन करने लगता है। फटाफट साइन करने के बाद वो उन डॉक्यूमेंट को शुभी की तरफ बढ़ा देता है। यह लो। कंफ्यूजन के साथ जब शुभी उन डॉक्यूमेंट को उठाकर देखती है तो उसकी आंखें एक पल के लिए बड़ी हो जाती है। डाइवोर्स पेपर्स। शुभी बहुत हैरानी से अपने हाथ में पड़े हुए डाइवोर्स पेपर्स को देख रही थी। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या ये सच में डाइवोर्स पेपर्स है और क्या अगस्त यह डाइवोर्स उसे दे रहा है? लेकिन क्यों? बदला लेने के लिए जब उसने शादी की तो फिर अब ये डाइवोर्स का क्या चक्कर है? इतनी आसानी से वह कैसे छोड़ सकता है उसे? शुभी को इस तरह से उन पेपर्स को देखता हुआ देख अगस्त ने कहा, ये डाइवोर्स पेपर्स हैं, यह लो, इन पर साइन करो। अगस्त अपने हाथ में पड़े हुए पेन को शुभी के पास बिस्तर पर फेंक देता है। कुछ सेकंड के लिए तो शुभी को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए। उससे डाइवोर्स ले रहा है लेकिन क्यों? जब शुभी अगस्त की तरफ देखती है तो वह अपना मुंह फेर लेता है क्योंकि वह शुभी से आंख नहीं मिलाना चाहता। या तो उसमें हिम्मत नहीं थी या फिर कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहता था शुभी को जो उसने कब से छिपा रखा था अपने अंदर। हिम्मत करके शुभी वह पेन उठाती है और डॉक्यूमेंट पर साइन करने लगती है। साइन करने के बाद शुभी उन डॉक्यूमेंट को अपने पैरों के पास रख देती है। हो गए। अगस्त जब ये सुनता है तो एक पल के लिए उसकी धड़कनें जैसे रुक सी जाती हैं, पर वह अपने जज्बातों को शुभी को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो बहुत कोशिश करके अपने जज्बातों को दबाकर नॉर्मल बिहेव करता है। वह पलटता है, डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेता है और शुभी के साइन चेक करता है। एकदम परफेक्ट साइन थे। शुभी कंफ्यूजन में अगस्त को देख रही थी जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। वह बिना पूछे रह नहीं पाई। अब यह कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा, मुझे तकलीफ देने का? इतनी आसानी से तू मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है अगस्त। तो फिर इन सब का क्या मतलब है? शुभी की बात का अगस्त कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। शुभी वहीं बैठी हैरानी कंफ्यूजन में उसे देखती रहती है और थोड़ी इरिटेटिंग आवाज में बड़बड़ाती है, पता नहीं अभी ये क्या करने वाला है। शाम को शुभी को डिस्चार्ज मिल जाता है। अगस्त शुभी के वार्ड में आता है। चलो तुम्हारा डिस्चार्ज हो चुका है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी मैंने पूरी कर दी है, घर जाने का वक्त हो गया है। अगस्त शुभी के पास आता है पर शुभी उससे इतना कहती है, मैं खुद चल सकती हूँ, और सिर्फ इतना कहती है कि अगस्त उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। शुभी हैरान थी पर आगे वह कुछ भी नहीं बोलती। अगस्त शुभी का सारा सामान लेकर और उसे अपनी बाहों में लेकर वार्ड से बाहर, हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। इस पूरे रास्ते शुभी अगस्त के चेहरे को देख रही थी, उसके एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन के साथ अगस्त सीधा देख रहा था रास्ते पर। उसने एक बार भी शुभी की तरफ नहीं देखा। उसे देखकर बताया नहीं जा सकता था कि इस वक्त वह कैसा फील कर रहा है, क्योंकि उसका फेस एकदम कोल्ड था और आंखें भी। बाहर ले जाने के बाद अगस्त से शुभी को अपनी गाड़ी में बैठाता है। उसके बाद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को वहां से लेकर चला जाता है। गाड़ी में सन्नाटा था, कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था, दोनों चुपचाप बैठे थे। शुभी खिड़की से बाहर देखने लगती है और अगस्त सामने रोड पर फोकस करने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे थे।
तभी अचानक शुभी को कुछ अजीब लगता है। वह देखती है जिस रास्ते पर अगस्त का बंगला है, गाड़ी उस रास्ते पर नहीं, उसे बिल्कुल अपोजिट रास्ते पर गई है। यह देख शुभी थोड़ा हैरान होते हुए बोली, हम गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? अगस्त कोई जवाब नहीं देता, वह सिर्फ ड्राइव करता रहता है। अब शुभी को थोड़ा अजीब लगने लगता है। अगस्त, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, हम गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? अगस्त ड्राइव करते हुए सिर्फ इतना कहता है, यही सही रास्ता। इसके बाद जल्द ही उनकी गाड़ी पीयूष के बंगले यानी शुभी अपने घर के सामने आकर रुक जाती है। अपने बंगले को देख शुभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और अगस्त की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त उसे यहाँ पर लेकर क्यों आया, आखिर वह क्या करना चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बंगले के बाहर पहुंचकर अगस्त गाड़ी रोक देता है। उसके बाद वह खुद गाड़ी से निकलता है और दूसरी तरफ से जाकर शुभी को आराम से गाड़ी से निकालता है। फिर वह शुभी को उठाकर बंगले के अंदर ले जाता है। शुभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। वह लगातार अगस्त से सवाल किए जा रही थी पर अगस्त उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। अंदर ले जाने के बाद अगस्त शुभी को नीचे उतार देता है और फिर शुभी से कहता है, आज के बाद तुम आजाद हो, मैंने तुम्हें अपने आप से आजाद किया। अगस्त की बात सुनकर शुभी की आंखें खुली की खुली रह जाती। व्हाट? अगस्त 2 कदम पीछे कर लेता है और पलटकर जाने लगता है। 1 मिनट रुको। शुभी की बात सुनकर अगस्त के कदम रुक जाते हैं पर वह पलटकर उसकी तरफ नहीं देखता। शुभी अगस्त से बोली, तो तुम कह रहे हो कि तुम अपना बदला भूल गए हो? तुमने बदला लेने का ख्याल छोड़ दिया? तुमने मुझे और पीयूष को? तभी अचानक अगस्त थोड़ी कठोर आवाज में चिल्लाकर बोला, नहीं। यह आवाज सुन शुभी का बदन एक पल के लिए कांप जाता है। अगस्त अपनी मुट्ठी को कस लेता है, अपने गुस्से को थोड़ा दबाने की कोशिश करता है। मैंने तुम्हें अपने आप से आजाद किया है लेकिन उसे माफ नहीं करूंगा। उसे तो सजा मिलेगी ही, जरूर मिलेगी, लेकिन अब मैं उसकी सजा बस तुम्हें नहीं देना चाहता। आज के बाद तुम आजाद हो, एंजॉय योर फ्रीडम। यह बोलकर अगस्त वहां से चला जाता है और शुभी पत्थर की तरह वहीं जमकर खड़ी रहती है। अगस्त वापस घर लौटता है। उसकी हालत बड़ी अजीब थी। वह ऐसे चल रहा था जैसे उसके पैरों में जान नहीं है, जैसे उसने अपना बहुत इम्पोर्टेंट पीछे छोड़ दिया। जैसे तैसे करके अगस्त अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। वह घर में एंट्री करता है पर आज यह घर उसे खाने को दौड़ रहा था। यहाँ शुभी जब होती थी तो अगस्त को यहाँ आना भी बहुत अच्छा लगता था। भले ही शुभी उससे नफरत करती थी पर उसका चेहरा देखने से ही उसके दिल को तसल्ली मिल जाती थी। उसके अंदर आते ही मदन काका उसके पास भागकर आते हैं। अगस्त बेटा तुम आ गए। सुबह कैसी है? अब उसकी तबीयत कैसी है? वह ठीक तो है ना? कहाँ है वह? तुम्हारे साथ नहीं आई? तुमने तो कहा था कि वह अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने वाला है, तो क्या तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? टू बी कंटिन्यू। प्लीज फ्रेंड्स कमेंट लाइक, प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए, हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाइए। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। हर हर महादेव दोस्तों।